Welcome to Law Talk Hub, your trusted companion in the world of law and justice. यहाँ हम सरल भाषा में समझाते हैं कानून की किताबें, ऐतिहासिक फैसले और संविधान की गहराइयाँ. Stay tuned for deep insights, real cases, and courtroom brilliance. Let's begin today's legal journey. नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। नानी ए पालखीवाला की किताब हम राष्ट्र भारत का खोया दशक। हम इस पर आई कुछ समीक्षाओं के आधार पर एक गहरी चर्चा करेंगे। हाँ, पालकीवाला जी जो सिर्फ एक, आप जानते हैं, असाधारण वकील और संविधान विशेषज्ञ ही नहीं थे, बल्कि उनकी आर्थिक समझ भी कमाल की थी और एक सच्चे देशभक्त। बिल्कुल, मुझे याद है उनके बजट भाषण सुनने के लिए तो हजारों लोग आते थे। हाँ, बिल्कुल। और ये किताब हम राष्ट्र, ये दरअसल आज़ादी के बाद से लेकर 1990 के दशक तक भारत के शासन, अर्थव्यवस्था, संस्थानों पर एक बहुत ही बेबाक, एक आलोचनात्मक नजर डालती है। पालखीवाला जिसे खोए हुए दशक कहते हैं, उसमें वो नेतृत्व की जो नाकामी रही, संवैधानिक मूल्यों का जो हनन हुआ, सार्वजनिक जीवन में नैतिकता में गिरावट आई और जो आर्थिक मौके हमने गंवा दिए, उसका विश्लेषण करते हैं। मतलब एक ठहराव का, बढ़ती हुई नाउमीदी का दौर। तो चलिए इस नजरिए को और खोलते हैं, इसके मुख्य तर्कों को समझते हैं। पालखीवाला की एक बड़ी चिंता तो लोकतांत्रिक संस्थाओं के कमजोर होने को लेकर थी। हाँ, उनका मानना था कि संसद जैसी संस्थाएं धीरे धीरे सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स का अखाड़ा बन गई थीं। दूर की सोच, जवाबदेही, ये सब कम हो रहा था। बिल्कुल। और यहाँ ये देखना दिलचस्प है कि वो कैसे संसदीय कामकाज के गिरते स्तर पर उंगली उठाते हैं। वो कहते हैं कि बहसें जो हैं वो अब देश हित के बजाय सिर्फ वोट बटोरने की राजनीति से तय होने लगी थी। अच्छा। और ये सिर्फ संसद की बात नहीं थी, ये गिरावट आप कह सकती हैं पूरे शासन के तरीके में नजर आ रही थी, जिसका सीधा असर गवर्नेंस की पॉलिटी पर पड़ा। अच्छा, तो ये एक राजनीतिक गिरावट हुई और पालखीवाला के अनुसार इसका सीधा असर देश के आर्थिक तरक्की पर कैसे पड़ रहा था? वो आर्थिक कुप्रबंधन को लेकर भी काफी मुखर थे, है ना? हाँ बिल्कुल, वो दोनों को जोड़कर देखते थे। देखिए, उनका मानना था कि उस दौर की जो समाजवादी नीतियां थीं, जरूरत से ज्यादा सरकारी नियंत्रण था और खासकर लाइसेंस राज, मतलब हर छोटे बड़े काम के लिए सरकारी इजाजत का वो जो पूरा जाल था। हाँ, वो तो था ही। उसने भारतीय अर्थव्यवस्था का एक तरह से दम घोट दिया था। उनका तर्क था कि इससे बराबरी तो नहीं आई, मतलब कि हाँ, अकुशलता बढ़ गई, भ्रष्टाचार जरूर बढ़ गया। ये बात तो खैर कई लोग मानते हैं, लेकिन पालखीवाला की सोच में उस वक्त खास क्या था? देखिए, खास ये था कि वो ये बातें उस वक्त कह रहे थे जब उदारीकरण या प्राइवेटाइजेशन जैसे शब्द वो हमारी मुख्यधारा की सोच से बहुत दूर थे। सही। वो नेहरूवादी समाजवाद का दौर था, उस पर एक आम सहमति जैसी थी। उस माहौल में वो खुलकर बाजार खोलने की, निजी उद्यम को बढ़ावा देने की और दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ने की ये वकालत कर रहे थे। तो इस लिहाज से वो सिर्फ आलोचक नहीं थे, बल्कि अपने समय से काफी आगे की सोच रहे थे। अर्थव्यवस्था के अलावा उन्होंने संविधान के साथ जो खिलवाड़ हुआ उस पर भी चिंता जताई थी, खासकर राजनीतिक फायदे के लिए संविधान में बार बार जो बदलाव किए गए। हाँ, और इस मामले में तो वो आपातकाल यानी इमरजेंसी 1975-1977 उसको सबसे बुरा दौर मानते थे। भारत के लोकतंत्र पर संवैधानिक और नैतिक नजरिए से वो उसे सबसे बड़ा संकट मानते थे। उनका मानना था कि उस दौरान जो संशोधन हुए वो सत्ता के दुरुपयोग का चरम थे। हालांकि यहीं पर वो संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की अहमियत भी बताते हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण है कि संविधान की कुछ बुनियादी बातें हैं जिन्हें संसद भी नहीं बदल सकती। पालकीवाला इसे संविधान की आत्मा बचाने वाला एक कवच ही मानते थे। तो एक तरफ संस्थाओं और कानूनों की बात हो गई, दूसरी तरफ पालकीवाला आम नागरिकों की भूमिका पर भी बहुत जोर देते थे। उनका मानना था कि आजादी को सिर्फ कानून नहीं बचाते। सही कहा, बिल्कुल। उनका सीधा आह्वान था पढ़े लिखे भारतीयों से कि भाई उदासीनता छोड़िए, राष्ट्र बनाने में सक्रिय होइए और ये जो जाति, धर्म, भाषा के झगड़े हैं, इनसे ऊपर उठिए। उनका मानना था कि जब तक नागरिक जागरूक और भागीदार नहीं होंगे, लोकतंत्र महफूज नहीं रह सकता। असल ताकत तो लोगों में है। और उनकी लिखने का अंदाज भी, वो भी काफी दमदार है। गहरी जानकारी, साफ बात और एक जुनून सा झलकता है। लहजा चेतावनी देता है, पर कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी जगाता है। जैसे उनका एक कथन है जो आज भी सोचने पर मजबूर करता है। किसी भी राष्ट्र ने इतिहास में इतनी क्षमता इतनी अनावश्यक रूप से नहीं खोई है। वाकई ये बहुत शक्तिशाली बात है, बहुत गहरी। और शायद किताब की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये विश्लेषण उस शख्स का है जिसने भारत के कानूनी इतिहास को न सिर्फ जिया
बल्कि उसे गढ़ा भी। सही। और वो किसी एक पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं बोलते। जहां भी उन्हें पाखंड नजर आया, चाहे वो किसी भी दल में हो, उन्होंने उसकी आलोचना की। और आज के समय में ये बातें कितनी प्रासंगिक लगती हैं? क्या 30-40 साल पुरानी यह आलोचना आज भी कोई मायने रखती है? अरे अगर हम इसे आज के हालात से जोड़कर देखें तो हाँ, बहुत मायने रखती है, बल्कि भविष्य बताने जैसी लगती हैं कई बातें तो। अच्छा, कैसे? देखिए, आज जब हम भारत के लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्थाओं पर नए तरह के दबाव महसूस कर रहे हैं, संसदीय बहस का स्तर हो, संस्थाओं की स्वायत्ता का सवाल हो, आर्थिक दिशा का मुद्दा हो, ये सब मुद्दे आज भी हमारे सामने है ना। हाँ, बिल्कुल है। तो ये किताब आज के नागरिकों और पॉलिसी बनाने वालों को जैसे याद दिलाती है कि केवल फौरी चुनावी फायदे नहीं, बल्कि देश के लिए लंबी अवधि की सोच रखना कितना जरूरी है। तो आखिर में पालखीवाला हमें क्या सोचने पर मजबूर करते हैं? उनका काम आजादी के बाद के भारत के सफर पर एक आईना सा दिखाता है, जो हमें अपने अंदर झांकने को कहता है। बिल्कुल, उनकी चेतावनियां भी और उनकी उम्मीदें भी दोनों आज भी गूंजती हैं। चले, तो फिर श्रोताओं को पालखीवाला के एक और गहरे विचार के साथ छोड़ते हैं। उन्होंने कहा था, हमने अपने संविधान बनाने वालों के सपनों को संसाधनों की कमी के कारण नहीं, बल्कि चरित्र की कमी के कारण धोखा दिया है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जो चुनौतियां पालखीवाला ने पहचानी, क्या वे मुख्य रूप से व्यवस्था की थीं या नैतिकता की? किसी देश की तरक्की या उसका पतन आखिर किस पर निर्भर करता है, साधनों पर या उन साधनों को इस्तेमाल करने वालों के चरित्र पर? सोचने वाली बात। Thank you for your valuable time and for being a part of Law Talk Hub. नए वीडियो और न्यायिक ज्ञान के लिए जुड़े रहिए। Don't forget to like, share and subscribe. See you in the next one.